जी जी भाई, क्या फरमा रहे हैं आप? नहीं लिखा हुआ है। स्टॉपेज वॉज रूटीन 17A मैंने लिखा, मैंने खुद इन गुनाहगार हाथों से। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर सस्पेंशन रूटीन है तो इग्नोर, और अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है तो कंसीडर करना है। कंसीडर करते हुए स्टॉप कर देना है, ऐड करना इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में, स्टॉप कर देना है इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना एसेट की कॉस्ट में से। तो फिर तरीका क्या है करने का वो तो बाद में बताता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है ऐसे मासूम सा। जितना अरसा काम रुका रहा नॉन रूटीन अगर वो, तो आपने इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया, बैंक को भी नहीं देंगे। बैंक क्या कहेगा, काम रुका रहा है कोई नहीं, इंटरेस्ट रहने दो। नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस नहीं किया तो क्या वो जो देने आएंगे इन्वेस्टमेंट इनकम आपको नहीं लेनी है? ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे कमेंसमेंट से पहले और सीजेशन से बाद का इंटरेस्ट एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, वैसे ही अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है, आपने इंटरेस्ट को उस अरसे के इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं किया, इन्वेस्टमेंट इनकम को वहां से माइनस नहीं किया, तो फिर इनको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे एक्सपेंस और इनकम के तौर पर। अब्दुल्ला ठीक है, आपको नींद आ रही है? अच्छा भाई इसको ना टूंडी पढ़ो, नहीं कुछ नहीं बटो ऐसे जोर की कुछ नहीं होता, कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगा, छाड़ भी दे भाई। अच्छा जी, अब देखो जी, सवाल खत्म है, कॉन्सेप्ट खत्म है, और ये पास पेपर के सवाल में समझो हम कर रहे हैं, इतना आसान काम है। देखो सबसे पहले सस्पेंशन का लफ्ज आए, भाई सब तवज्जो से, पूरी तवज्जो चाहिए मुझे, 100% तवज्जो चाहिए, सारी बूतियां ऊपर हो जाएं। अगर सवाल में सस्पेंशन है तो सबसे पहले इसको डिसाइड करो रूटीन है कि नॉन रूटीन। अगर रूटीन है तो उस लाइन को ही काट दो, वेव्स हैं, किल करो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सस्पेंशन सवाल में है तो सबसे पहले ये देखो रूटीन है कि नॉन रूटीन। अगर रूटीन है तो इग्नोर कर दो, ठीक है। और अगर नॉन रूटीन है तो सारा सवाल करते हुए उसको लिफ्ट नहीं करानी, लेकिन सवाल करते हुए दो एहतियातें कर लेनी। बटों को फासले पे रखना है, खाने पीने पे बैठे हो ना दोस्तों के साथ, दो बटों दूर दूर बैठे जी। क्लास में 2 बट इकट्ठे बैठे हैं, आज एक बैठा है। अच्छा, तो बट तो कोई भी किसी वक्त हो सकता है। अच्छा जी, कैफियत है फ्रैक्शन, बटे लगाते हुए फासला रखेंगे और मंथ्स लिख लेंगे। ये कैसे करना है मैं बताता हूं, ठीक है ना? सही है। ये सिर्फ क्या है, मैंने क्या कहा, अगर सस्पेंशन रूटीन है फिर तो टेंशन ही कोई ना, अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है तो उसको कंसीडर करना है, लेकिन सवाल करते हुए बार बार नहीं देखना उसको, सवाल करते हुए सिर्फ ये 2 एहतियातें कर लें, ये 2 काम कर लें। एक तो जहां भी फ्रैक्शन लगे थोड़ा सा, जैसे 8/12 लिखना है तो 8 के बाद थोड़ा फासला रख के 12 लिख दें, 12, ठीक है ना? कैसे, ये देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। सवाल सारा ही हुआ पड़ा है। ओ नो, इधर देखो भी, ये अब साकिब ने ना अपनी तरफ से ये सारा मिटाया है, ठीक है। साकिब ने ये सारा मिटाया कि मैं ये दोबारा करूंगा, लेकिन मैंने ये सारा भी मिटा दिया, मैं ये भी नहीं चाह रहा। अब देखना जरा, मैं इस सवाल को पकड़ रहा हूं, यानी कि इतना मिनिमम सा फर्क आना है कि आपकी जिंदगी आसान होने लगी इंशाल्लाह। मैंने इसको किया कॉपी और पेस्ट। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अब मैं खाक कैसे कहूं, खाकम बदहन। ये तो देखें जी, ये सब कुछ तो बदलना ही है ना। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है, सवाल कर रहे हैं रूटीन में सवाल जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, ओके, जैसे रूटीन में कर रहे थे, ठीक है। अब सवाल में हम आए तो कहा जी देयर वाज अ स्टॉपेज इन वर्क फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई, ये 2 महीने स्टॉपेज थी। कैलकुलेट पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन अज्यूमिंग स्टॉपेज वाज नॉन रूटीन। तो मैं उस सवाल में तो सिर्फ हजरत देख लो इधर, सवाल में सिर्फ उसने नॉन रूटीन कहा था, मैंने दोनों ही बना लिया, इसलिए मैंने वहां से उड़ा के यहाँ पे इसको अलग से रख लिया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है स्टॉपेज है, अज्यूम करो रूटीन है तो क्या बनेगा सवाल को, वो हमने देख लिया। अज्यूम करो नॉन रूटीन है तो क्या बनेगा, उसके लिए मैंने कहा 2 एहतियातें हैं। पहली बात, बटे लगाते हुए ये 17B होने लगा। अब सवाल बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 500 इंटू 15% इंटू 12/12 है ना। इधर देखो, ना, यही तो कह रहा हूं, हमने साथ साथ नहीं देखना। रूटीन स्टॉपेज है तो फिर तो सुकून है ना, नॉन रूटीन में भी सुकून ही है। सिर्फ क्या करना है, फ्रैक्शन ऐसे रखना है, फासला रखें, प्रेशर ब्रेक 12/12, ऐसे थोड़ा फासला रखिए, फ्रैक्शन जब भी लगाएं फासला रखें, ठीक है। 7 मंथ्स लिख लें। अब यहां जरा सवाल के अंदर मंथ्स जरा ज्यादा है माजरत के साथ, लेकिन कोई गल नहीं, वी विल मैनेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डन। आगे बढ़े। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम कहानी शुरू हुई। इन्वेस्टमेंट इनकम 300 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 3 महीने अवेलेबल है। हमने आके लिखा 300 इंटू 8% इंटू कितने महीने, 3, और दूर करके जरा बटा 12। सिर्फ इतनी एहतियात, और कुछ नहीं कर रहा मैं, साथ साथ देख भी ना कौन से महीने कहां कैसे कैसे आ रहे हैं, छोड़ो बस। और एडिशनल काम कौन कौन से मंथ्स हैं बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस। आगे बढ़ो। 100 सवाल करते हुए ऐसे लिखे ना, यहां से 100 को पकड़ा, 8% उठाया, इंटू मंथ्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो 100 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 3 महीने, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, ठीक है। तो 100 इंटू 8% इंटू 3/12, और यहां पे क्या लिख दिया हमने,
अप्रैल, मई, जून, मुझे नहीं पता कौन से महीने कहां पढ़ रहे हैं, बस चलते जाओ। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। पूरा सवाल हमने कर दिया, सिर्फ क्या एहतियात कर रहे हैं, ये बटा लगाते हो, थोड़ा सा फासला रख रहे हैं, दैट्स इट, क्योंकि नॉन रूटीन सस्पेंशन है और साथ साथ मंथ्स लिखते जा रहे हैं, तो हमें कोई मसला ही नहीं होगा इसमें भी, इंशाल्लाह देखेंगे आप। नेक्स्ट, 100 की पेमेंट हुई है 1 जुलाई को, बोलो, तो 100 इंटू रेट निकाल लिया हमने, इंटू 6/12, बस 6/12 ऐसे। मंथ्स कौन कौन से हैं जी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसोंड, ऐसे नहीं बनाने लग जाए लफ्ज़, ये मंथ्स लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट 200 यकम अक्टूबर को, तो 200 इंटू 13% इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई टेंशन नहीं लेनी, मंथ्स लिखते हुए बस ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया, 3/12 ना। उसके बाद यहां पे कौन कौन से मंथ्स हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लो, पूरा सवाल कर लिया, सिर्फ आंसर नहीं लिखे आगे। तो नॉन रूटीन सस्पेंशन आए तो सवाल को करते हुए सिर्फ ये 2 काम करने हैं, मुश्किल आसान। क्या किया? फ्रैक्शन लगाते थोड़ा सा फासला रख लिया और जहां जहां फ्रैक्शन लगे वो मंथ्स लिख लिए, सवाल सारा खत्म है। अब लाल मार्कर निकला मेरा, आपके पास तो ब्लैक ही होगा, ठीक है। अब हमने जाकर देखा सस्पेंशन जो नॉन रूटीन है वो कौन कौन से मंथ्स हैं, यकम जून से 31 जुलाई, यानी 2 मंथ्स। अब ये 2 महीने कौन से 2 महीने? जून और जुलाई। ये मुझे जहां जहां नजर आया मैंने तलवार से इनका सर कलम करते जाना है। यहां पे ये है जून, जून के बाद फरवरी नहीं होता ना, ठीक है, ये पढ़े हैं। ओ जून चल, जुलाई चल, यहां पे आ गया -2, दैट्स इट, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस यहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या? जून है, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, यहां पे नहीं है अब्दुल्ला भाई, अप्रैल, मई, ओ जून चल, यहां से निकल, और ये आ गया -1। कोई नहीं, टोटली ना 2 नहीं करना, बस ऐसे ही करना है, एग्जामिनर को दिखाना है हमने, ओके। और कैलकुलेटर करते हुए इसको लिख 2 लिया करेंगे, अभी करवाता हूं, आगे बढ़े। जून, अगस्त, सितंबर, जुलाई है, एक ही है, तो ये जुलाई है ना कि जनवरी है? चल निकल, ये लो, बस सवाल खत्म। अब कैलकुलेटर निकालो, सब निकालो कैलकुलेटर, शाबाश, जल्दी जल्दी। ये देखो करना क्या, ये देखो बस ये लिखा हुआ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। डेढ़ जिस सवाल में आएगा ना उसमें देखेंगे, आ सकता है -1.5 भी हो सकता था, क्या होता था फिर, आप देख लो क्या होता, 10.5 हो जाता, लेकिन छोड़ो, जब सवाल आएगा जी। नहीं बताऊं, 500 इंटू 15% इंटू 10/12, ऐसे 12 - 2 नहीं करना कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट 10/12 कितना? 63। अच्छा, कम नहीं हो गया, पहले 75 होता था। 2 महीने का इंटरेस्ट इधर नहीं ऐड किया, बल्कि ये 2 महीने का इंटरेस्ट निकल के चला जाएगा अगर एक्सट्रैक्ट बना रहे हो तो, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे। आगे बढ़े, आप कैलकुलेटर के पास आए, उसे कहा जरा निकाल दो, 300 इंटू 8% इंटू 3/12 जमा 100 इंटू 8% इंटू 2/12, आंसर बताओ। आए 7 वाले से देख रहे थे 1.3 बोल, हाँ जी बोले, सही है। नेक्स्ट, कैलकुलेटर 100 इंटू 13% इंटू 5/12 प्लस 200 इंटू 13% इंटू 3/12 इज इक्वल टू 12। टोटल कम ही हो जाए, ये 12 है ना, ये तो 68, ठीक है। तो बहरहाल इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि देखो ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हुए हमने कुछ मंथ्स कम कर लिए, वो कैपिटलाइज नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कम हुई है, पर क्या पड़ता है, बस नेट में फर्क निकल आया। ले जी, ये 17B हो गया। तो जिंदगी इतनी ही आसान। देखो मैंने इस एरिया को छेड़ा ही नहीं, मैंने जान के वो वाले को दोबारा नहीं लिखा, मैंने कॉपी पेस्ट करके दिखाया। देखो सवाल करते हुए भूल जाना है कि स्टार्ट में देख लेना है, एक बार आखिरी बार, तस्वीर बाद, इधर देखो सवाल, सस्पेंशन इज रूटीन, वेव्स हैं, किल करो, मौजे मारो। 17A 17B रूटीन नहीं है, नॉन रूटीन है। तो बस इतनी सी एहतियात करो सवाल करते हुए, बाकी सवाल भूल जाओ। तो एहतियात करो कि बटा लगाते हुए फासला और मंथ लिखते जाओ, पूरा सवाल कर लो, बस आंसर ना निकालना। जब सवाल खत्म हो जाए, अब देखो कौन सा 1 महीना है, 1.5 महीना है, 2 महीने हैं, 15 दिन है, वो जो भी है। हमारे पास 2 महीने थे, जून और जुलाई, जहां जहां मुझे जून जुलाई नजर आए वहां मैंने उनका सारा कलम कर दिया, यहां से माइनस कर दिया। ऐसे ही प्रेजेंट करना है पर्चे के अंदर। ये 17B है। तो सवाल को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया जी, माजरत जी। जरूर, मैं जरूर दिखाऊंगा। ये कैसे हो सकता है कि वो ना दिखाऊं, वही तो असल मेन चीज है। आपकी नींद पूरी होगी भाई? नहीं पूरी हुई अभी तक? आपकी आंख नहीं खुली अभी तक? अभी तक नहीं खुली? आप नहीं कह रहे, और कह रहा हूं, जिसको पता है उसको पता है। आंख नहीं खुली अभी तक? अभी भी नहीं खुली आंख? कितने रिजल्ट्स और देखने हैं? 10 रिजल्ट्स और देखने हैं। 2 कैफ के हो गए, 10 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 5-6 कर लें। नहीं अभी तो मतलब एक हो नहीं, अच्छा वहां पर तो पहले, सॉरी, हम सारी 5-6 टाइम्स में सीए करके उधर मारना, ठीक है ना। वो मेरा दोस्त किधर है आज? क्यों नहीं आया आज? जुतियां में फादर नहीं मारनी है ना, फिर पास ना हो जाते। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज, हफ्ते वाला लेक्चर वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है जी। बच्चों सही है, समझ आ गया? ये सवाल के साथ हमने हशर किया। इधर देखें, टोटल हशर देखें, टोटल हशर। आप भी ऐसे ही कर लें। अब यहां पे इसको ना मिटाए ना, काट ही दे। ये जो मैंने गायब किया ना, असल में ये ऐसे लिखा हुआ था ना, ठीक है। इसको काट देना, अपना सवाल बदल लेना थोड़ा सा।
ऐसे करके। अच्छा, उसके बाद यहां पर सवाल के अंदर ऐसे बदल ले रिक्वायरमेंट को, यहां पे रिक्वायर्ड में ऊपर जगह खाली थी लकीली हमारे पास, तो वहां से लिख लो देयर वाज अ स्टॉपेज इन वर्क फ्रॉम यकम जून 7 टू 31 जुलाई 7, कॉमा कैलकुलेट पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजिंग फॉर द यूनिट नंबर 7 अज्यूमिंग स्टॉपेज वाज रूटीन 17A, सॉल्यूशन आपके पास है, स्टॉपेज वाज नॉन रूटीन और सॉल्यूशन भी आपके पास है। तो उसको ऊपर लाइन को काट दो, वहां से निकाल के यहां ले आए हम, ताकि ये दो सवाल बन जाए। ठीक है, असल में ये मसला हुआ है, मैंने सोचा था बस वैसे डिस्कस कर दूंगा, रूटीन नॉन रूटीन कहीं और डिस्कस कर लेंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि दूसरा सवाल कर लेंगे, लेकिन फिर ये वाला कॉन्सेप्ट इधर फिट हो गया और लकीली यहां फिट हो गया। ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन पहले भी था, अब भी है, बेहतर हो गया। जी फरमाएं। वैसे ही मैंने कहा था डायरेक्ट भी कर सकते थे, यू कैन। जी सही है। हैं सस्पेंशन की फोटो तेरी रह गई थी, ला दो भी मेरे जिम्मे। ये स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट नजर ना आ रहा हो शायद, ये अब खींचो। जिन भी पढ़ने आते हैं क्लास FR 1 की, मुझे नहीं पता था। जिन तो इंसानी शक्ल में ही आके करते होते हैं ऐसे काम, तुम्हें कैसे पता है वो सुनते हैं? ओके, इधर क्या करना है उन्होंने आके? हाँ, दीनदार लोगों के पास जाते होंगे तो वहां पे जाके दीन जरूर सुनते होंगे। उनको क्या जरूरत है ऐसे हमारी तरह मुसीबतों में पड़ने? अच्छा जी, बस चुप करो, चुप करो, चुप करो भाई। तस्वीर नहीं खींची अभी तक आपकी, खींचेगी अब, चले आगे। ये सवाल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसमें ना राइट शेयर्स यानी कि नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। भाई चुप कर जाओ ना यार, अब हैदर को कह देना कि खैर नहीं है, उसकी क्लास नहीं ली उसने आज। जी पेज नंबर पास पेपर का 81 से शुरू हो रहे हैं। अब वैसे ना आप लोगों की किताब के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूं, हर चैप्टर में स्टार्ट में नोट्स होते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस आते हैं, फिर पास पेपर्स आते हैं ICAP के, फिर उसके सॉल्यूशंस आते हैं, फिर ICAP का क्वेश्चन बैंक आता है, फिर उसके सॉल्यूशंस आते हैं, फिर MCQs आते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस आते हैं, और फिर एंड पे लेक्चर नोट्स होते हैं, जिनमें ये छोटे मोटे सवाल क्लास में करने वाले साथ वाले वो हम करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क में देकर कल का पूरा लेक्चर उस पर लग गया था। मैंने कहा इन केस मैं नहीं पेज बता पाऊँ कभी, वैसे कोशिश करूंगा बताता रहूं, तो आपको पता हो कि तरतीब क्या है किताब की ना। वैसे ग्लॉसरी खोल कर देख भी सकते हैं एक दफा, किताब खोल के देख ले एक दफा, मतलब कैसी है, एक चैप्टर तो पूरा देख ले। जी वो एक दफा एक सवाल में लिखा हुआ है IS 16 के डू इट योरसेल्फ, और आपने कह दिया कुछ साथ ये लिखा था, मैंने कहा है आज मैं भी लिख दूंगा। अच्छा जी भाई, वो सवाल जब आपको मैं कहूंगा डू इट योरसेल्फ, तो फिर उसके बाद दिखा भी दूंगा सॉल्यूशन। ओके, मेरा दिल करता है सारे सवालों का जवाब यही हो, डू इट योरसेल्फ, और करते जाएं फिर मुझसे सॉल्यूशन लेते जाएं, पर क्या करें ये फिर मैनेज नहीं होता। बेटा खामोश हो जाएं, मैंने नहीं लिखा। यार तुम खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ पीछे, अब पीछे ही रहना। इसको कैमरे में भी लेके आए। अभी स्माइलें पास करते हो फिर जाके, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सर नीचे करो ना शर्म से फिर। राइट शेयर्स, नए शेयर इशू हैं, ठीक है, ये सवाल अभी नहीं हो सकता। सफेद लिमिटेड वाला सवाल भी किसी दिन होमवर्क में दूंगा। जमाल नासिर एंड कंपनी, ये भी होमवर्क में जाएगा। अल्फा ट्रेडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जाएगा तो ये भी पहले होमवर्क में, लेकिन फिर अगले दिन सॉल्व भी होगा। लेकिन ये इसलिए नहीं कर सकते अभी क्योंकि इसमें प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट है, और वो मैंने आपको होपफुली मंडे को देना है, एंड पे जाते जाते 10 मिनट भी मुझे मिल गए ना, मैंने वो कॉन्सेप्ट दे देना और फिर ये सवाल होमवर्क में दे देना। 10 मिनट भी मिल गए तो, नहीं तो फिर ट्यूसडे को ये आखिरी कॉन्सेप्ट यही है, आखिरी सवाल यही होगा, मतलब जिस इस तरह का सवाल जो आ सकता है। मार्वलस इंजीनियरिंग, मैं पिछली क्लास को होमवर्क देना भूल गया। अच्छा जी, अच्छा ही किया कि भूल गया, इसमें भी राइट इशू आ रहा है। अच्छा मैंने आपको कहा है स्पेसिफिक लोन जनरल लोन की तरह से इक्विटी भी, स्पेसिफिक लोन बैंक से लिया, जनरल लोन ले रखे थे, कंस्ट्रक्शन में यूज किया। कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है, हम अपने डायरेक्टर्स को भी कहते हैं भाईजान बिल्डिंग बनानी है फैक्ट्री की, तो आप ऐसा करें घर से भी कुछ पैसे लाएं,
ओनर्स घर से भी लाते हैं इक्विटी, पैसा, कैपिटल, ठीक है, वो भी घर से लेकर आते हैं, तो वो इक्विटी भी आ सकती है यहाँ कंस्ट्रक्शन में। तो वो जब कॉन्सेप्ट दे लूंगा ना, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे पढ़े जिनमें राइट शेयर्स आ रहे हैं, ये भी होमवर्क में जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन देते देते रह गया, ये इंशाल्लाह मंडे को होमवर्क में होगा। तो पहला होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये स्प्रिंग 22 का सबसे लेटेस्ट, ये आपकी किताब में सवाल, स्प्रिंग 22 का ये सवाल है, 8 नंबर का सवाल है। तो होपफुली आप देखेंगे कि तकरीबन सारी चीजें आपको पता ही हैं, बाकी जो चीजें नहीं पता हैं वही तो बताने के लिए सवाल होमवर्क में दिया है, ठीक है। मैंने ये बस सवाल डिस्कस किए हैं होमवर्क में जो दिए हैं, खुद कुछ नहीं करवाया। मैं करवा सकता था ये सवाल, लेके मैंने डिस्कस ही किया सिर्फ, हालांकि मुझे आज के 20 मिनट भी पड़ गए और मुझे मंडे को तो अलग टाइम लगेगा ही, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से बेहतर भी यही है कि आप ट्राई करें। सोल्यूशन को नहीं देखेंगे प्लीज, लेकिन ये मैं बातें करता हूँ पास होने वाले बच्चों के, जो सोल्यूशन देख के सवाल करते हैं वो पता नहीं किसके लिए करते हैं, ना वो मेरे लिए करते हैं ना वो अपने लिए करते हैं, अपना फायदा भी उसमें तो होता नहीं है। तो सोल्यूशन तब देखा करो जब मार्क्स इंटू 1.8 करके जितना टाइम था वो पूरी ईमानदारी से, जांफिशानी से, जोर लगा के दे लिया, तब वो वक्त खत्म हो गया, नहीं सवाल हो पाया, चलो 1-2 मिनट में पूरा हो रहा है करके उसके बाद सोल्यूशन देखो जाके। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है यार। अब बैठ जाओ, फिर मुझे, मेरा कोई इरादा नहीं था आज तुम्हें बिठाने का, आगे बैठ जाओ वापस, बैठ जाओ वापस आगे। फिर खड़े हुए तो फिर मुझे शर्म आ रही थी, अब मैं बैठ गया हूँ, अब तुम कैसे खड़े हो? शर्मिंदा हो ना? हमने तो आपके साथ फ्रॉड लगाया था, हम तो मुस्कुरा रहे थे आपको सर नीचे करवा के। अच्छा जी बेटा देखो, बोला ना करो प्लीज। अच्छा जी, बुलान पाकिस्तान इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस। रिक्वायरमेंट जरा पढ़ो, बड़ी मजे की बात। कहता है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, एसिडी कॉस्ट नहीं मांग रहा, एक्सट्रैक्ट नहीं मांग रहा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट, वही बन। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ओह भाई, असल में सवाल कुछ ऐसा है, आप देखेंगे उसने कहा है हम प्लान कर रहे हैं वेयर हाउस बनाने के और लोन लेना चाह रहे हैं। ऑप्शन 1 ये है कि हम स्पेसिफिक लोन ले लें, ऑप्शन 2 ये है कि भाई शर्म खत्म हो गया, वो इट्स ओवर, अब मेरी आंखों से आंखें नहीं मिलाओगे तो तुम्हें परेशानी होगी, सवाल की तरफ आ जाओ, छोड़ दो अब, दैट मोमेंट हैज गॉन, ओके। वो शर्म वहां पे थी, यहाँ पे नहीं, अब खत्म कहानी, जजा सजा इज ओवर, नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल। इधर देखो, जाने नहीं देना इस कॉन्सेप्ट को, इधर। अच्छा, जाने नहीं देना सवाल को, मतलब कॉन्सेप्ट को। अच्छा सुनो भाई, आप देखोगे वो कह रहा है जनरल लोन्स हैं पड़े हुए, या वो यूज कर लें, पड़े हुए वो यूज कर लें कंस्ट्रक्शन में, या स्पेसिफिक लोन यूज कर लें। वो अभी तक आपसे डिसीजन करवाना चाह रहा है, इसलिए उसने इंडिपेंडेंट कर दिया कि अगर ऑल पेमेंट्स हम स्पेसिफिक से करें ओनली, या ऑल पेमेंट्स हम करें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, जनरल लोन को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बता देता हूं अभी, ठीक है ना। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब होता है जनरल लोन्स, ठीक है ना जी। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं, ये भी लिख लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या होती है अभी बताता हूं, फिलहाल इसको छोड़े, बस फिलहाल मैंने आपको कहा ना कि ये क्या है, जनरल लोन्स, ठीक है ना, इसको जनरल लोन कहते हैं। तो जनरल लोन का ट्रीटमेंट तो कर ले, पहले सवाल पढ़ ले, फिर ये देख लेते हैं कि ये क्यों इसको ये कहते हैं, ओके। चलो, तो ये समझ आ गया वो चाह क्या रहा है। असल प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। जब आइडेंटिफाई हो जाती है फिर सोल्यूशन निकल आता है। चलो सवाल शुरू करते हैं। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 2023 एंड एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर। तो ये कमेंसमेंट में वर्क स्टार्टेड और वर्क कंप्लीशन की डेट ले लोगे, ठीक है। अब ये ना कहना कि जी वो कह रहे हैं कि करेंगे, मतलब समझ लो तुम 23 में खड़े हो, अगर नहीं समझ आ रही तो, वरना प्लान तो करना है ना, उनकी प्लानिंग के हिसाब से डिसीजन तो करके देना ही है ना। अच्छा, तो वर्क स्टार्टेड 1 जनवरी और वर्क कंप्लीटेड 30 नवंबर, इसी साल में तकरीबन 11 महीने तक काम चलना है। द मैनेजमेंट वांट्स टू ascertain borrowing costs that can be included in cost of warehouse. Relevant details in respect are as follows. Number 1, expected payment related to construction of warehouse will be as follows. पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी बिल, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट्स, ठीक है। तो मुश्किल अभी तक ये तो है पेमेंट्स, ये जनरल स्पेसिफिक लोन की बात अभी तक उसने नहीं की, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, जी बेटा अभी लोन पे पहुंचे नहीं ना, अभी देखें लोन पे पहुंचते हैं तो लगेगा पता, आपको पता जाएगा, ठीक है जी। फिलहाल तो मैंने यही कह रहा, मेरे अल्फाज अभी तक यही थे कि अभी तक कंस्ट्रक्शन का डाटा उसने बताया है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स का, अभी तक लोन की तो बात ही नहीं आई। अब द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। हाँ भाई, प्रोजेक्ट को फॉलोइंग सोर्सेज से फाइनेंस किया जा सकता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 मेरे दोस्त स्पेसिफिक लोन ऑफ 350, और कैसे बताएं, ठीक है। वैसे तो वो यूं कह दिया करता है प्रोजेक्ट के लिए हमने लोन लिया है स्पेसिफिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको नाम ही बोले, ठीक है। स्पेसिफिक लोन ऑफ ₹350 million एट रेट ऑफ 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2023। ये क्या आ गया, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, आज फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी है, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी है, लेकिन वर्क स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं अब देखेंगे, ये तो आप देखेंगे ना, तो सवाल तो आपका होमवर्क है ना, मैंने तो कल करना, डिस्कस पूरा तफसील से करना, ओके। अच्छा, द प्रिंसिपल विल बी पेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। भाई इस 350 की पहले 5 इक्वल बताओ तो सही होती कितनी है,
350/5 करें तो ओए होए होए होए, अगर तो इनमें से कोई इंस्टॉलमेंट हमारे साल में पे हो गई ना, दरमियान में वैसे हो नहीं सकती, बाय द वे हो नहीं सकती, सालाना है और साल के बाद ही होनी है। खैर चलो, अगर हो गई ना खुदा ना खास्ता दौराने साल, तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, तो 2 इंटरेस्ट निकलेंगे। लेकिन अभी देखते हैं मामला क्या है। एक तो वो एनुअल है, तो एनुअल में ये डर जरा खत्म हो गया। मैक्सिमम क्या होगा, यकम जनवरी को लोन आया है तो सालाना किस्त 31 दिसंबर की शाम को पे होगी, अगले साल यकम जनवरी को। दोनों सूरतों में इंटरेस्ट में तो कोई असर नहीं पड़ना। आगे वो कहता है द प्रिंसिपल विल बी रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम यकम जनवरी 14। हाँ जी, वो अगले साल के पहले दिन पे पेमेंट आ रही है। यानी अगर बैलेंस शीट भी बना रहे होंगे ना, तो ये 350 का लोन 350 का ही नजर आएगा, इसमें से कोई 75 भी नहीं निकला होना इस साल के एंड में। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए एक 75 जो अगले साल में पे होना है भाईजान, एक 75 जो अगले साल में पे होना है वो करंट में और बाकी नॉन करंट में। किधर पहुंचे हुए घर, अम्मा के पराठे हैं पक रहे हैं सामने, ऐसे ध्यान दो इधर। मैं नहीं बताऊंगा, बैलेंस शीट बन रही है नहीं ना, बन रही तो बनेगी तो फिर देखेंगे जी। विथड्रॉल्स, अच्छा ये तो हो गया स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन का आना बता रहा है, जाने का बता रहा है, इंटरेस्ट रेट बता रहा है। स्पेसिफिक लोन के लिए हमारा रूल ये है, हमें पता है, कमेंसमेंट लेटर ऑफ और सिजेशन वर्क कंप्लीशन पे, ठीक है ना। तो हमारी कमेंसमेंट लेटर से निकलेगी और सिजेशन 30 नवंबर पे हो जाएगी, और 350 पे इंटरेस्ट रेट लगाओगे और मंथ्स जितने हैं वो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। निकल आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन। अगली बात, इसको भी छोड़ दो, देखो जैसी भी लाइन लगाते हैं अल्लाह सीधी कर देते हैं, है ना। जैसे कहते हैं उठे काम भी सीधे हो जाना, है ना जी। अच्छा, सुबह की नमाज जमात से पढ़ के आया करो, उठे काम भी सीधे हो जाएंगे, है जी। अच्छा सुनो सुनो भाई सुनो, जमाती सर बहुत सुबह पहुंच गई है ना। अच्छा देखें जी, अगली बात ये पॉइंट नंबर 3 है। देखें पॉइंट 1 में क्या था, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स। पॉइंट 2 में क्या था, स्पेसिफिक लोन। जनरल लोन मैंने फिलहाल छुपा दी, उसने वैसे ही इंडिपेंडेंट किया हुआ इसको। पॉइंट 3, सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए यूज होगा, लेकिन अप्लाई सिर्फ किस पे होगा, स्पेसिफिक लोन्स पे। सारी बातें आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। ओ, वरना कल ही ये सवाल होमवर्क में देता छेड़ने के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था। कहता है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू यूजुअल मॉनसून रेन्स। राउ टाइने, ओके। अगर रूटीन सस्पेंशन है तो बस टेंशन ही कोई नहीं, फिर तो एडजस्टमेंट को इग्नोर करना। अच्छा वैसे बात सुनो, ये तो देखो, अगर उसने ये नाम भी लिखा होता यूजुअल का लफ्ज, तो मॉनसून रेन्स होती ही रूटीन की हैं, लेकिन उसने आपके डर से ही तो ये लिखा, उसने कहा यूजुअल यूजुअल यूजुअल। यानी हमारे इस इलाके में जितनी बिल्डिंग बन रही होंगी ये महीना उन सबका काम बंद रहना है, और ये हर साल इस महीने में बिल्डिंग्स पे काम बंद रहता है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, इसको आप रूटीन सस्पेंशन ही कह के इग्नोर कर दें, ठीक है। आप कहें बस चल रहा है काम, बारिश हो रही है ना, ठंडा कर रही है ना बिल्डिंग को, पक्का हो रहा है ना, लंटर जो डाला था, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, बस क्या कर सकते हैं, यूजुअल उसने खुद बोल दिया। वैसे तो इतनी बात भी अब नहीं कर रहा, नॉर्मली ना वो ये करता है कि वो ये लफ्ज ही लिख लेता है, रूटीन या नॉन रूटीन। क्योंकि असल में ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए सस्पेंशन के ट्रीटमेंट का, कि अगर रूटीन है तो क्या, अगर नॉन रूटीन है तो क्या। क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में जाने के बाद हर बंदा अपनी इंडस्ट्री में बैठ के वहां अंदाजा लगा सका करेगा, उसको पता होगा कि ये सस्पेंशन रूटीन की है या नॉन रूटीन की है, तो वहां पे वो अप्लाई खुद कर लेगा इस कॉन्सेप्ट को। उसे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रूटीन सस्पेंशन का क्या ट्रीटमेंट है, नॉन रूटीन का क्या ट्रीटमेंट है। फिर जो जिस इंडस्ट्री में जाएगा उसको पता होगा वहां पे बैठे हुए कि जी लेट्स से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे उसको पता होगा कि सस्पेंशन रूटीन कौन सी होती है, नॉन रूटीन कौन सी होती है। वो फिर उस हिसाब से बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लेगा, या सीखा हुआ अप्लाई कर लेगा, ओके। अच्छा चले जी, तो स्पेसिफिक लोन के लिए फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन निकालना है। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए आपको रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वहां से आप इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस निकालोगे और 10% के हिसाब से उसको भी माइनस कर दोगे। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कोई है नहीं, जनरल लोन पार्ट ए में अज्यूम करो कि है नहीं, इसका मतलब आपकी इस वर्किंग में ना लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की हेडिंग आएगी ना ही जनरल लोन, तो बस वही स्पेसिफिक लोन वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, इसके साथ भी करते तो ऐसे ही है ना। यानी आपने ये जनरल लोन जीरो करना है इस वर्किंग में, ये भी जीरो होना है, तो सिर्फ ये पर्चे के अंदर सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के दिनों में सारा कुछ लिख पाता हूं ताकि याद हो जाए मैक्सिमम आना क्या, ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी जी जी, उसमें ठीक है, उसमें बोरिंग कॉस्ट भी अप्लाइज निकालनी है ना। अच्छा अब पहला पार्ट ओवर हो जाएगा, अब दूसरे पार्ट में आएंगे तो उसने कहा है समझो कि फिर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, सब कुछ जनरल लोन से पे करना है। तो जनरल लोन की पेमेंट में भी इस डिब्बे ने यूज नहीं होना, आपको पता ही है, ठीक है। इस डिब्बे में सिर्फ रेट के लिए यूज होना है। जनरल लोन के लिए चाहो तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना लो, जरूरत नहीं है, आपके पास पेमेंट की अमाउंट भी मौजूद है और डेट भी मौजूद है, और कोई और चीज तो है नहीं कि आपको स्पेसिफिक से पहले पे होते होते आना है तो कब कितना रह जाएगा, जनरल से ही पे होना है, तो मत बनाओ, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है, सही है ना। अब अमाउंट भी अवेलेबल है, डेट भी अवेलेबल है, तो अब पेमेंट की डेट से सिजेशन तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो सवाल में गिवन नहीं है, तो वो निकालने के लिए हम इस डिब्बे की तरफ आएंगे, ठीक हो गया,
सही है, आता है ना आपको ये सब कुछ? अच्छा, अब यहां पे आकर हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे कहते हैं? हमारे पास बैंक में पड़े हुए थे 20 रुपए, हमारे पास, सवाल ही गायब हो गया हमारे पास से। जी, हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए थे 20 रुपए, एक डेटर से चेक आया 15 का, 35 रुपए आ गए, हमने क्रेडिटर को चेक लिख के दे दिया 50 का। अब अगर तो हमारा बैंक के साथ अरेंजमेंट नहीं है किसी किस्म का, तो ये चेक वहां से पे नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, केस भी हो जाता है उस पर, ठीक है। तो खैर हमने बैंक से रिक्वेस्ट की और बैंक के साथ एक अरेंजमेंट कर लिया कि अगर इस तरह का कोई मामला आ जाए, हमारे पास पैसे कम पड़े हों और कोई पैसे लेने आ जाए, तो आप हमारे बिहाफ पे उनको पेमेंट कर दें। अब वो हम पे क्या हो जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। उस लायबिलिटी को जब तक पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते रहना, तो जब पे कर देंगे तो खत्म, ठीक है। मतलब आपके पास पड़े थे 35 रुपए, आपने ड्रॉ कर लिए 50, तो ओवर ड्रॉ नहीं करना, इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी। मैं और आप नहीं कर सकते ये काम अगर हमने फैसिलिटी नहीं ली हुई। जिसने ली हुई है ये अवेलेबल, उसी को बैंक उसी के भी आप पे पेमेंट करेगा, ठीक है। फिर एक और क्रेडिटर को चेक लिख दिया, वो 10 रुपए का चेक ले आया, वो भी बैंक ने पे कर दिया। तो अब पीरियड एंड पे डेबिट की बजाय, ये पीरियड मैं समझो डे एंड कह रहा हूं, डे एंड पे क्या बन गया? ये कितना? 60 में से 35 गए तो 25, यानी आपके पास एसेट नहीं, एक उल्टा लायबिलिटी आपके ऊपर 25 रुपए, ठीक है। अब 25 रुपए की लायबिलिटी जब तक पे नहीं हो जाएगी, बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करे। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। रनिंग फाइनेंस भी इसको कहते हैं। रनिंग फाइनेंस का मतलब है पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कभी ये एसेट भी बन जाता होगा, लेकिन नॉर्मली लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। अब ये बात समझ आई कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब अगली बात, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इसका बैलेंस भी डेली कैलकुलेट होता है और उस पर इंटरेस्ट भी डेली होता है। मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग कह रहा हूं। जब आप जाओगे ना अभी अपनी आर्टिकल लाइफ में, जब क्लाइंट्स वगैरह पे जाओगे, कहीं पे आप देखोगे जाके उनकी कोई लोन्स को रनिंग फाइनेंस होगा, तो उसकी वर्किंग होगी, उसकी वर्किंग वो क्लाइंट भी आपका नहीं बना रहा था, लेते ही बैंक से, मुमकिन ही नहीं होता। हर रोज का बैलेंस भी आपको पता हो, फिर पर्चे में ये काम आपसे करवाए, मुमकिन तो होती है वर्किंग करना, लेकिन पर्चे में आपसे ये करवाए तो फिर सिर्फ यही वर्किंग करवाए और पर्चा नहीं करवाएगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपसे कहा जाए कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें रनिंग फाइनेंस का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, या आप ये बता दें कि ऑन एवरेज क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा दौरान साल। देखो ना, अगर डेली बैलेंस, ये मैंने कहा डेली बैलेंस है, अगले दिन सुबह ये 25 होगा, फिर इस दिन कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, फिर क्लोजिंग लेट्स से इधर ही है, फिर अगला दिन आएगा, तो ये तो हर रोज ऐसे ही बैलेंस बदलता जाएगा, बैलेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है। फिर 365 दिनों का बैलेंस लेकर उसको डिवाइड बाय 365 करोगे तो आएगा एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लोन आउटस्टैंडिंग डेली बेस पे बदल रहा है ना, तो एवरेज निकालना है ना। अब एवरेज निकालने के लिए 365 दिनों का क्लोजिंग आपके पास होना चाहिए, उसको एवरेज आउट करोगे तो ये ना सवाल वाले को देना मुमकिन होता है, ना आपसे करवाना मुमकिन होता है। तो इसका मतलब जो लोन आउटस्टैंडिंग आप निकाला करते थे मंथ से मल्टीप्लाई करके, अगर रनिंग फाइनेंस होगा तो वो आपको गिवन होगा हाथ से, और लिखा होगा एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, आपकी सहूलत हो जाएगी, वो लोन आउटस्टैंडिंग है आपका। इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस या तो रेट दे देगा या एक्सपेंस, चले छोटे छोटे, ठीक है। तो लोन आउटस्टैंडिंग के अमाउंट आपको दे दिया करेगा रनिंग फाइनेंस के अंदर, क्योंकि वो आपसे निकलवा नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बैंक ही देता है ये डेली बैलेंस के हिसाब से फिर कैलकुलेशन, ठीक है। ये बात आपको वैसे समझ आए ना आए, सवाल देख के जरूर समझ आ जाएगी। विथड्रॉल्स टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। एक मिनट, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस से पता लग गया कि ये ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये बाय डिफॉल्ट ही जनरल लोन है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये फैसिलिटी है जब भी जिस भी काम के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़े, आप इस अकाउंट से वो चेक लिख कर दे देते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक है? आपको इन्वेंट्री खरीदी, यहीं से पेमेंट कर दी, आपका बिल आया, यहीं से पेमेंट कर दी, तनख्वाहें देनी थी, इसी अकाउंट का चेक लिख के दे दिया। हाँ, ये जरूर है कि एक लिमिट जरूर रखी होती है बैंक ने, फैसिलिटी की एक लिमिट होती है। बैंक ये कहता है कि ठीक है हम आपको आपके पेमेंट करेंगे, लेकिन 100 से ऊपर ना जाना, 100 से ऊपर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इसके अगेंस्ट बैंक को सिक्योरिटी रखकर ही ये फैसिलिटी देता है ना। ये थोड़ा ही है कि अब 100 की फैसिलिटी दे और बैंक 1000 पे कर दे और फिर आप भाग जाए, ठीक है। तो एक लिमिट रखी जाती है, उस लिमिट के अंदर रहते रहते पैसे अकाउंट में आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। तो रनिंग फाइनेंस इसलिए कहते हैं कि ये रनिंग फाइनेंस है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, डेली बैलेंस चेंज होता है, फिर उसकी एवरेज निकलती है, वो आपको सवाल में गिवन होती है, आप निकालेंगे नहीं कभी भी, ठीक है ना। लेकिन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी बाय डिफॉल्ट ही क्या है? जनरल लोन है। इसके बारे में कभी ये नहीं कहना कि सर लिखा नहीं हुआ जनरल है स्पेसिफिक, भाई ये लिखा हुआ है ना रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या लिखा हुआ है? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो लिखा हुआ है ना, मतलब इसका क्या है? ये जनरल लोन है, ठीक है, डन। अच्छा चलो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, अब विथड्रॉल्स टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, दीज फैसिलिटीज विल आल्सो बी यूज्ड टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ। उन्होंने बता भी दिया आपको कि कहीं आपको ये पता ना हो ना, तो आईकर ने सहूलत दी कि ये और भी यूज हो गए, तो आपको यहां से पता लग जाना चाहिए था कि ये जनरल है, लेकिन अब हमें जरूरत नहीं है। रनिंग फाइनेंस है तो मतलब डिटेल ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलोज। बैंक ए ने लिमिट 300 दी हुई है। अब 300 हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमें तो चाहिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा। अब वो हमारे लिए लोन आउटस्टैंडिंग निकालना रनिंग फाइनेंस के केस में मुमकिन नहीं है, इसलिए सवाल हमेशा ये दे दिया करेगा आपको एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस फॉर 2020 220। ये बेसिकली कॉलम है आपका लोन आउटस्टैंडिंग वाला, जो आपने अब कुछ नहीं करना, गिवन है आप।
लोन बैंक बी ने लिमिट दी थी 350 की और एवरेज बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट रेट आ गया, एक्सपेंस निकल आएगा, एवरेज रेट निकल आएगा, बस आगे बचा क्या। लेकिन दोनों को इंडिपेंडेंट रखना है, ठीक है। वो देखना चाह रहे हैं शायद कि कौन सी जगह से कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो होमवर्क नंबर 1 तो हो गया ये, ठीक है। पास पेपर 7 है आपका होमवर्क नंबर 1। चलें आगे। भाई खामोश बैठेंगे प्लीज, प्लीज खामोश बैठेंगे भाई साहब। ऐसे करके देख रहे हो मुझे, ऐसे कहते हैं प्लीज चुप करें, टाइम लेट हो जाएगा वरना। हम बढ़ते आए बढ़ते आए बढ़ते आए बढ़ते आए। ये देखें होमवर्क नंबर 2 पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन बैंक आई कैप का स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 90 पर 10 घट 100 पर जी पहुंच गए। 1 क्वेश्चन बैंक 1 आपका होमवर्क 2 है। मैंने मार्क्स नहीं लिखे थे, मैंने क्लास को कहा था 5 मिनट में ये सवाल करना है आपको। होमवर्क 2 क्वेश्चन बैंक 2 होमवर्क 3 है आपका, 5 मिनट में ये भी करना है। 5 मिनट के सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन बैंक 3 है आपका होमवर्क नंबर 4, ये आपने 5 मिनट में ही करना है। उसके बाद आता है वो सवाल जिसका आपको मुझे इंतजार होगा मंडे वाले आपकी शक्लें देखने के लिए, ठीक है ना। यहां तक तो देखो ना, प्लान मैंने डिस्कस कर लिया है। आपने ऐसे 10 मिनट, वैसे तो 8 × 1.8 करके आपने करना है, लेकिन आप 10 मिनट में आप कर सकते हैं ना, डिस्कस्ड है। तो ये 15 मिनट में ये 3 सवाल हो जाने। अब आपने कहना है इतना संडे हम, तो फिर आपको मैं याद आऊं, मुझे आप याद आए, उसके लिए आप तुम दोनों कल से इधर नहीं बैठोगे, मेक इट क्लियर, बिल्कुल इधर नहीं बैठोगे, दूर बैठा करो यहां से, आखिरी रो में नहीं, मेरे करीब मत बैठना, जाया हो जाओगे वरना जी। पेज नंबर 92 पर प्लीज चुप कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं। ये सवाल पास पेपर में स्पिन इंडस्ट्रीज के नाम से हुआ करता था। आई कैप ने इसका नाम बदलकर इसको क्वेश्चन बैंक में डाला। 2-4 मोटी मोटी चेंजेस कर दी, जैसे ये डेट बदल गई इसके अंदर, और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये रेट नहीं होता था उस जमाने में, रेट दे दिया, और इस तरह से कुछ चेंजेस करके इसने सवाल को सही कर दिया, बेहतर कर दिया। तो हमने भी पास पेपर से निकाल के उसको क्वेश्चन बैंक में डाल दिया और सोल्यूशन इसका अवेलेबल होगा, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें तो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस हो रहा है थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। ऑन यकम अगस्त मीडियम टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली, ऐसे बताता है सवाल में कौन सा लोन है, स्पेसिफिक। आगे बच्चों बड़े मसले मसाइल हैं आज, कमिटमेंट फीस भी है आज, ओए लोन की किस्तें भी पे हो रही हैं और इंटरेस्ट भी पे हो रहा है स्पेसिफिक लोन का। कमाल, ऐसे थरथल्ली मच जानी है संडे में आपके घर पे, अब आप सवाल कर रहे होंगे, थरथल्ली पड़ी होनी है लोगों को, आस-पास पता लगा आप सवाल कर रहे हैं। सुने उसके बाद एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज 2 लोन्स हैं, लेकिन इनको आप पता है, मुझे पता है आप क्या करोगे, आप डिब्बा लगाओगे नहीं, दिमाग में लगा होता है आपके डिब्बा ये वाला। आप कहते हो यार इसको तो साइड पे करो, सारा सवाल करेंगे, एंड पे सिर्फ रेट के लिए चाहिए होगा, सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह, तंग जरूर करेगा। लेकिन इस सवाल के लिए एक अहम बात, एक अहम ऐलान ये सुन लें, इसका सोल्यूशन है पेज 95 पे। बहरहाल अगर बाद में देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा मसला ये है कि ये जो 5/12 है ना, इसको 6/12 कर लीजिए। आंसर सही है आगे, 1500 इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे ना 6/12 लिखना था, वो 5/12 लिखा रहेगा, ठीक है। जो आई कैप ने चेंज किया था ना, तो बाकी सारी फिगर मैंने चेंज कर दी थी, लेकिन ये मेरा 5/12 ही रह गया, पुराने सवाल वाला, ठीक है। ओके, इसको देख लीजिएगा। सवाल करने के बाद पूरी ईमानदारी से आपने मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करना है। जिंदगी रही तो मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।